गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल सोनी नर्सिंग कॉलेज। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देखें, क्योंकि उसमें आपके लिए जो भी एक्सप्लेनेशन किया गया है वो इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है थिंकिंग के बारे में। एंड थिंकिंग जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस का ही पार्ट है। सो व्हाट इज़ थिंकिंग? थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी। थिंकिंग अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ब्रेन है वो एक वर्किंग कंडीशन, तो ब्रेन हमारा 24 आवर्स वर्किंग कंडीशन में होता है। बट यहाँ पे क्योंकि थिंकिंग के अंदर हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सोचते हैं, या जब भी हमें लर्निंग करनी होती है या कोई भी जनरल चीज़ें होती है जिस टाइम पे हम थिंकिंग कर रहे होते हैं, इट इज़ सिम्बॉलिक इन कैरेक्टर इंडिकेटेड बाय अ प्रॉब्लम विच द इंडिविजुअल इज़ फेसिंग इन्वॉल्व्स द रेस्पॉन्सेज ऑफ द इंडिविजुअल टू दिस प्रॉब्लम। ये जो थिंकिंग है ये कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ये सिम्बॉलिकली रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि जब हम थिंकिंग करते हैं तो किसी को दिखाई नहीं देती है, बस हमारे दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक चलती रहती है। जो भी इंडिविजुअल है वो जब भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जब भी हमें कोई सॉल्यूशन सोचना होता है तो उस वक्त में जो थिंकिंग है वो बिना किसी को दिखाई दिए हमारे माइंड में चलती रहती है। मतलब कि ये विजिबल नहीं होती है, पर हमारे दिमाग में क्या चल रहा है तो वो हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है। डेफिनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो गैरेट ने दी थी, जिसमें कि इन्होंने बताया थिंकिंग इज़ बिहेवियर। थिंकिंग अपने आप में एक बिहेवियर उन्होंने बताया विच इज़ ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन। जैसे कि अभी मैंने बताया, थिंकिंग जो है वो विजिबल नहीं होती, दिखाई नहीं देती है, तो ये हिडन रहती है, इम्प्लिसिट रहती है, हिडन रहती है, जिसमें कि सिम्बल्स का यूज़ होता है। सिम्बल्स लाइक इमेजेस, आइडियाज़ एंड कंसेप्ट। हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमारे दिमाग में जब थिंकिंग प्रोसेस चलता है तो वो किस फॉर्म में चलता है, तो वो सिम्बल्स के फॉर्म में चलता है, जैसे कि इमेजेस के फॉर्म में या आइडियाज़ के फॉर्म में या कंसेप्ट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी थी गैरेट ने। दूसरी जो डेफिनेशन है जो कि गिल्मर ने दी थी, ये है थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। थिंकिंग क्या है, गिल्मर यहाँ पे कहते हैं कि थिंकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, जिसमें वही सेम चीज़ है कि हम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, आइडियाज़ का यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटी को दर्शाने के लिए। नाउ द टाइप्स ऑफ थिंकिंग, तो दो मेन टाइप्स बताई गई हैं इसमें थिंकिंग की, कंट्रोल्ड थिंकिंग एंड फ्री थिंकिंग। तो दोनों के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल्ड थिंकिंग के बारे में। नाउ सबसे पहली चीज़ की कंट्रोल्ड थिंकिंग, यानी कि नाम से ही पता चला ये जो थिंकिंग है ये कंट्रोल्ड वे में होती है। कंट्रोल्ड वे यानी कि जब भी हम कोई थिंकिंग कर रहे हैं तो एक कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड वे में होती है, और इसमें हम पर्टिकुलरली सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में थिंकिंग करते हैं जिसमें कि हमें, जैसे कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या कोई क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, या फिर हमें कोई रीजनिंग किसी चीज़ की देनी है, कोई तर्क देना है, यानी कि स्पेसिफिक वे में जो थिंकिंग हो रही है उसको हम कंट्रोल्ड थिंकिंग बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो आप अगर किसी चीज़ का तर्क दे रहे हो तो पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आप तर्क दे रहे हो, तो उसके बेसिस पे क्या है आपका थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज़ पे आपका फोकस है। इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग जब आप करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब यानी कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड थिंकिंग कर रहे हो, तो आपका जो फोकस है वो किस पे है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे है, यानी कि इधर उधर आपका कोई थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है, इधर उधर आपका माइंड नहीं डाइवर्ट हो रहा है। आपका जो माइंड है वो पर्टिकुलर किस चीज़ पे फोकस्ड है, जिस चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसी तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव यानी कि जब हम कुछ नया बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, क्रिएट समथिंग न्यू, तो जिस टाइम पे आप क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आपका पूरा फोकस उसी चीज़ को क्रिएट करने के ऊपर लगा रहता है, यानी कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, एक लिमिटेड एरिया में होगा। वो लिमिटेड एरिया किससे रिलेटेड होगा, आपके क्रिएशन से रिलेटेड, यानी कि जो आप क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, तो कंट्रोल्ड थिंकिंग। अब कंट्रोल्ड थिंकिंग में जो ये रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग आते हैं, इससे रिलेटेड हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने एक सिंपल भाषा में बताया है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, रीजनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का लॉजिक देना, किसी चीज़ का तर्क देना। तो यहाँ पे रीजनिंग जो है वो कंट्रोल्ड थिंकिंग का ही पार्ट है। अब यहाँ पे देखो, इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। जब हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सोचते हैं तो उस टाइम पे हम रीजनिंग करते हैं कि
अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो वो इससे कैसे रिलेटेड है, यानी कि जब हमें रिलेट करने की बात आती है किसी प्रॉब्लम को किसी चीज़ से, तो वो रिलेट कैसे हो रही है, तो इसमें एक लॉजिक ढूंढा जाता है, एक तर्क ढूंढा जाता है। उसी के बेसिस पे क्या है हमारा थिंकिंग प्रोसेस चलता है, यानी कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, रीज़न ढूंढ रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि हर बीमारी के पीछे उसका एक रीज़न होता है। तो अगर मान लो सपोज़ करो आप किसी पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए आपको रीजनिंग करनी पड़ेगी। ओके, देन डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे भी गैरेट ने दी है, रीजनिंग इज अ स्टेप वाइज थिंकिंग विद अ पर्पस एंड गोल इन माइंड। जब आप गोल आपका दिमाग में है या फिर आप जब रीजनिंग करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक डेफिनेट पर्पस के लिए या एक पर्टिकुलर गोल के लिए आप रीजनिंग कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है रीजनिंग के थ्रू, वो क्या है, एक पर्टिकुलर गोल के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो रहा है। नेक्स्ट इज रीजनिंग इज कंबाइनिंग पास्ट एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम विच कैनॉट बी सॉल्व बाय मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ अर्लियर सॉल्यूशन। यानी कि वो प्रॉब्लम्स जिनको हम पहले शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे या पहले उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए थे, तो जब हम दोबारा थिंकिंग करते हैं तो हम उन पहलुओं पे गौर करते हैं, उन एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं जो इससे रिलेटेड है। यानी कि रीजनिंग, हमें उन रीजंस पे ध्यान देना है, उन चीज़ों को पे फोकस करना है जो कि प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो ये डेफिनेशन दी थी मन ने। नाउ रीजनिंग भी जो है वो दो तरीके की हो सकती है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ये इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करती है। और इसको समझने के लिए सिंपल है, इन दिस वी प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट्स टू जनरल प्रिंसिपल। यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक फैक्ट्स से मूव कर रहे हैं, कहाँ पे, जनरल प्रिंसिपल पे। इसको तुम एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ, आयरन एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, वाटर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, एयर ऑल्सो एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। अब ये आयरन, वाटर, हीट, एयर, ये सब क्या है, ये सॉलिड, लिक्विड, मतलब मैटर है, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं कि ये सभी क्या है, मैटर है। और जब इनको हीट किया जाता है तो ये क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि किस तरीके से इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो काम कर रही है। जैसे कि यहाँ पे पहली लाइन देखो कि इसमें मैंने तीनों चीज़ों के बारे में अलग अलग बताया है, यानी कि स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ, आयरन एक्सपेंड व्हेन हीटेड, वाटर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड एंड एयर ऑल्सो एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने बताया, यानी कि अलग अलग मैटर को स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया। अब इंडक्टिव रीजनिंग में अपन क्या करते हैं कि स्पेसिफिक फैक्ट से जनरल प्रिंसिपल, तो तीनों का जनरल प्रिंसिपल क्या हुआ, अभी मैंने एक्सपेंड आपको स्पेसिफिक फैक्ट बताया, आयरन, वाटर एंड एयर, ये है स्पेसिफिक। अब अगर मैं जनरल प्रिंसिपल की तरफ मूव कर रही हूँ, जनरल फैक्ट की तरफ मूव कर रही हूँ, तो मतलब क्या हुआ इसका कि ऑल टाइप्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। यानी कि ये एक जनरल प्रिंसिपल है जिसमें कि सभी टाइप के मैटर, इसमें मैंने स्पेसिफिक नहीं बताया, इसमें मैंने ये नहीं बताया कि आयरन एक्सपेंड हो रहा है जब उसको हीट किया जा रहा है, या वाटर एक्सपेंड हो रहा है जब उसको हीट किया जा रहा है, या एयर एक्सपेंड हो रही है जब उसको। यहाँ पे मैंने एक जनरल फॉर्म में बताया है कि जितने भी मैटर हैं इस दुनिया में, जो भी मैटर मौजूद है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो तीनों ही जब उनको हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड होते हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग में अपन क्या करते हैं कि स्पेसिफिक फैक्ट्स को एक जनरल प्रिंसिपल में अपन कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें कि जनरल प्रिंसिपल यानी कि एक प्रिंसिपल है और उसको आप स्पेसिफिकली बता रहे हो, स्पेसिफिकली उसका स्पेसिफिकेशन कर रहे हो, यानी कि एक एक चीज़ को खोल के एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इन डिडक्टिव रीजनिंग वी प्रोसीड फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक फैक्ट्स, उल्टा है बिल्कुल इसका। अब इसको भी आप एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है मैटर्स एक्सपेंड व्हेन हीटेड, आयरन इज अ फॉर्म ऑफ मैटर एंड दस एक्सपेंड व्हेन हीटेड। मैटर, यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल क्या है कि मैटर, अब मैटर में तीनों चीज़ें आ जाती हैं, तो लेकिन यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर आयरन, वाटर या एयर को बताया नहीं है। इसमें मैंने एक जनरल प्रिंसिपल बताया है कि मैटर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, ये हो गया जनरल। अब इसको हमें कब कहाँ पे मूव करना है, स्पेसिफिक फैक्ट की तरफ मूव करना है, यानी कि जब भी, या जैसे कि एग्जाम्पल में बताया है, आयरन इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर, आयरन क्या है, मैटर का ही एक फॉर्म है, और जब इसको गर्म किया जाता है तब ये फैलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि कंट्रोल थिंकिंग का ही सेकंड टाइप है। प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हमारी थिंकिंग जो हो रही है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरह
तरफ फोकस्ड है। रीजनिंग में तो क्या था कि प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम जोड़ के देख रहे थे, उनका एक रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश, रीज़न हमने कर लिया, रीज़न हमने फैक्ट्स जोड़ लिए, हमने जो भी रीजंस थे वो फाइंड आउट कर लिए। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो थिंकिंग हो रही है वो कौन सी थिंकिंग है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग है। कंट्रोल थिंकिंग क्यों है ये, क्योंकि हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। नॉर्मली हमारी थिंकिंग जो होती है वो फ्री टाइप की होती है, क्योंकि फ्री टाइप में क्या होता है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, जो भी हमारे दिमाग में फालतू की भी बातें अगर आ रही हैं या कुछ भी हमारे दिमाग में चल रहा है वो फ्री थिंकिंग में है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जो है वो कंट्रोल थिंकिंग का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखो स्किनर ने क्या बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग डिफिकल्टीज। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एन एडजस्टमेंट इन स्पाइट ऑफ इंटरफेरेंस। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन ढूंढना, उस प्रॉब्लम से एडजस्ट करना, बल्कि ना कि उसमें कोई इंटरफेरेंस करना। इंटरफेयर करने से क्या होगा कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, बल्कि उस प्रॉब्लम से भाग रहे हो। जबकि यहाँ पे हमें क्या करना है, उस प्रॉब्लम से लड़ना है, उस प्रॉब्लम से अपने आप, उस प्रॉब्लम में अपने आप को एडजस्ट करना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि जैसे पहेलियाँ होती हैं, आप पहेली रिडल्स जिसको हम बोलते हैं, रिडल्स आपको दी जाती है, पजल्स आपको दी जाती है और आपको बोला जाता है कि ये पहेली है आपकी और इसको आप सोचो। तब आप क्या करते हो, आपका दिमाग चलाते हो, यानी कि आपका पूरा फोकस किस पर है, उस रिडल पे है, उस पज़ल पे है। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे भी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक तरीके से हमारे लिए पज़ल है, एक रिडल है, जिसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा पूरा जो फोकस है वो एक लिमिटेड एरिया में है, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस्ड है। अब इसके कुछ मैथड्स बताए गए हैं, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि किस किस तरीके से जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग कर रहे हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो पहला देखो, पहला है इसमें प्रॉब्लम अवेयरनेस। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी है कि आपको प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होना चाहिए। यानी कि आपको अगर प्रॉब्लम के बारे में ही पता नहीं है तो आप सॉल्यूशन किस चीज़ का ढूंढोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है प्रॉब्लम अवेयरनेस, यानी कि आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, उससे अवेयर होना है, आपको प्रॉब्लम के बारे में मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, यानी कि प्रॉब्लम को समझना। अब ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या प्रॉब्लम है, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब आपको ज़रूरी है उसको समझना। कई बार क्या होता है कि बिना प्रॉब्लम को समझे ही लोग क्या है, उसकी सॉल्यूशन की तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंचोगे, प्रॉब्लम को समझोगे नहीं कि वो आखिर प्रॉब्लम है क्या, कहना क्या चाह रहा है, तब तक आप सॉल्यूशन पे भी नहीं पहुंच सकते। तो ज़रूरी है कि प्रॉब्लम को समझना कि आखिर में प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, क्या कहना चाह रहा है। देन इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास प्रॉब्लम है, आपने प्रॉब्लम को समझ भी लिया कि क्या है ये। उसके बाद आता है कि आपके पास सोर्सेज हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम से रिलेटेड वो अवेलेबल है या नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए आपको, ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सको। तो कलेक्ट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ हाइपोथेसिस एक अपने आप में ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक टर्म है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव सॉल्यूशन, यानी संभावित सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन निकालो और एक ही जो सॉल्यूशन आपने निकाला वो काम ही कर जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शंस अपने पास रखने पड़ते हैं। तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, उस वक्त ये ज़रूरी होता है कि आप किसी एक नतीजे पे ना पहुंच के, बल्कि आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं कि अगर एक सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरा सॉल्यूशन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें से
संभावित जितने भी संभावित सॉल्यूशंस आप कलेक्ट कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो, उतने आपको संभावित सॉल्यूशन को कलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने स्लैश करके डाला भी हुआ है पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। अब उन चारों में से भी कौन सा परफेक्ट है, कौन सा एग्जैक्ट है कि वो प्रॉपरली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सो दैट इज़ ठीक है। इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। अब आपके पास सपोज करो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड 4 सॉल्यूशन है। अब उन 4 सॉल्यूशन में से भी बेटर सॉल्यूशन या बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, वो होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सॉल्यूशन। यानी कि उन 4 ऑप्शंस में से भी आपके पास 4, 5, 10 जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी रिलेटेड या पॉसिबल ऑप्शंस है, सॉल्यूशंस है, उनमें से भी कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वर्क करेगा। सो वो होता है आपका फॉर्मल सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सॉल्यूशन। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो है वेरिफिकेशन ऑफ द कंक्लूडेड सॉल्यूशन। अब आपने ठीक है 4 ऑप्शंस में से या 5 ऑप्शंस में से आपने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को रख लिया। अब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाकई में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कंक्लूडेड सॉल्यूशन। यानी कि आपने चारों को ट्राई करके देखा, एक एक करके चारों में से एक आपने बेस्ट सोचा कि ये जो है वो बेस्ट है, और उसको आपने अप्लाई भी किया और वो काम कर गया, वो उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो क्या है, आप एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे, एक एंड रिजल्ट पे पहुंचेंगे जहां पे आप वेरीफाई करेंगे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, और उस वेरिफिकेशन के साथ आपको उस स्टेटमेंट को क्या करोगे, कंक्लूड करोगे। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे सपोज़ करो कि मार्केट में बहुत सारी नई नई दवाइयाँ बनती है, तो मार्केट में आने से पहले जब वो लैब में तैयार की जाती हैं, तो लैब में तैयार करने के दौरान वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरती है। जैसे आज के टाइम में हम ये ले सकते हैं कोरोना का। तो कोरोना अपने आप में बहुत ही एक घातक वायरस है जो कि अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ। अब दुनिया भर में इसको लेके रिसर्च हो रही है, इसको लेके दवाइयाँ बनाने का प्रोसेस जारी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्रॉब्लम है कोरोना वायरस, ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉब्लम से अवेयर है। अब प्रॉब्लम ये हो गई, प्रॉब्लम अवेयरनेस। अब उस कोरोना वायरस की उसके स्ट्रक्चर को, उसके मैकेनिज़्म को समझना, ये होता है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ये जो वायरस है वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसके बारे में जो भी मैकेनिज़्म है, वो इस वायरस का जो भी मैकेनिज़्म, इसको बोलेंगे अपन प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। यानी कि साइंटिस्ट ने इसको समझ लिया, इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि ये जो वायरस है वो किस तरीके से वर्क करता है और कैसे लोगों पे इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, ये हो गई अंडरस्टैंडिंग। फिर तीसरा, कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब ये वायरस कैसे पनपा, कहाँ से आया, पहले कौन इन्फेक्ट हुआ, किस तरीके से उसको सिम्टम्स आए, क्या क्या चीज़ें उसके साथ हुई, ये होता है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। यानी कि हमारे पास प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम को हमने समझ भी लिया, अब हमें ज़रूरी है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें। ठीक है, इसके बाद अब बनाया जाएगा पॉसिबल सॉल्यूशन। यानी कि उस वायरस से रिलेटेड जब हम दवाई बनाने बैठेंगे तो हम डिफरेंट दवाई बनाने के प्रोसेस से गुजरेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही दवाई बनाओ, वो एक ही दवाई जो है वो काम कर जाए, हमें अलग अलग दवाइयाँ बनानी पड़ेगी। अब वो अलग अलग दवाइयाँ बनाने के दौरान हमें उनको टेस्ट भी करना पड़ेगा कि कौन सी जो मेडिसिन है वो बेटर वर्क करती है। उसके बाद हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन पे पहुँचेंगे जो कि ये वाली जो मेडिसिन है वो जो है वो बेस्ट वर्क कर रही है इस वायरस के ऊपर, इस वायरस को किल करने के में या इस वायरस को ख़त्म करने में। फिर उस मेडिसिन को हम कंक्लूड करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हाँ, दिस इज़ द परफेक्ट मेडिसिन टू किल कोरोना वायरस। तो उसके बाद ही, कंक्लूजन के बाद ही, वेरिफिकेशन के बाद ही उस मेडिसिन को मार्केट में लाया जाएगा। अभी तक कोरोना वायरस का की जो मेडिसिन है या जो भी वैक्सीन इसका बनाया जा रहा है वो अभी तक बन नहीं पाया, क्योंकि अभी भी वो प्रोसेस चालू है, अभी भी हाइपोथेसिस चालू है, क्योंकि अभी भी डिफरेंट सॉल्यूशंस अपनाए जा रहे हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस इसके फाइंड आउट किए जा रहे हैं कि कौन सा बेस्ट वर्क करेगा, और जो जितना बेस्ट होगा उसके बाद ही उसको वेरीफाई करके मार्केट में लाया जाएगा। तो इस तरीके से जब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है तो ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। ओके,
नाउ नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। अगेन कंट्रोल थिंकिंग का एक थर्ड टाइप है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव का मतलब होता है मेक समथिंग न्यू या क्रिएट समथिंग न्यू। हमारे देश में या दुनिया भर में बहुत सारी अब तक बहुत सारी इन्वेंशंस हो चुकी हैं। आप जो लैपटॉप यूज़ करते हो या जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, जो इलेक्ट्रिक बल्ब या फ़ैन या कुछ भी कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो, ये सब क्या है, ये अपने आप में इन्वेंशंस है। और ये इन्वेंशंस कैसे हुई हैं, ये क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से हुई। यानी कि अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट ने या लोगों ने अपने अपने तरीके से अपना दिमाग लगाया उस पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड आउट करने में कि इसके लिए हम क्या नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि सपोज़ करो कि हमें मोबाइल फ़ोन है जो आजकल हम यूज़ करते हैं। अब मोबाइल फ़ोन में क्या है कि पहले किसी साइंटिस्ट ने भी ये सोचा होगा कि जो दूर रहते हैं लोग, उनसे कैसे कम्युनिकेट किया जाए। भाई हर वक्त इतना लंबा लंबा सफ़र तय करना या लोगों तक तुरंत पहुंचना ज़रूरी नहीं है कि हम जल्दी पहुंच पाए। तो कोई ऐसी डिवाइस हमारे पास होनी चाहिए, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होना चाहिए जिससे हम लोगों से कांटेक्ट कर सकें। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिससे लोग एक दूसरे से बात कर सकें, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो जिसने भी ये आइडिया सोचा, ग्राहम बेल के लिए बोला जाता है कि सबसे पहले उन्होंने टेलीफ़ोन बनाया था। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को बनाया। अब ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो भी एक बार में हो जाए। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस चलता है कि भाई पहले तो प्रॉब्लम, इसमें भी पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। तो प्रॉब्लम क्या थी कि दूर बैठे लोगों से कैसे बात की जाए, ये प्रॉब्लम। क्योंकि हर वक्त उनके पास जाना, उनसे बात करना दूर बैठ के ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो उनके दिमाग में एक आइडिया है कि ऐसा डिवाइस बनना चाहिए जिससे हम दूर बैठे लोगों से बात कर सकें। तो प्रॉब्लम उनके पास थी, वो प्रॉब्लम से अवेयर थे। फिर उनके दिमाग में आइडिया आया और तब उन्होंने वो प्रोसेस चालू किया। तो इस तरीके से कुछ भी क्रिएट होता है। आए दिन कुछ ना कुछ नई खोज होती रहती है, नया कुछ क्रिएट होता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं। तो ये जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती है वो किस वजह से आती है, क्रिएटिव थिंकिंग। क्योंकि लोगों का दिमाग चलता है, लोगों के सामने एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई डिवाइस, कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो क्यों ना हम कुछ नया क्रिएट करें, क्यों ना हम कुछ नया बनाएं। नाउ नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव। जैसे कि मैंने बताया कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो भी अलग अलग स्टेप्स में होके गुजरती है। तो यहाँ पे वही स्टेजेस क्रिएटिव थिंकिंग की दी हुई है। सबसे पहले आती है प्रिपरेशन। द क्रिएटिव थिंकर फॉर्मुलेट्स द प्रॉब्लम एंड कलेक्ट्स द फैक्ट्स एंड मटीरियल नेसेसरी फॉर द न्यू सॉल्यूशन। वही सेम चीज़ जो मैंने बताई थी कि सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। जैसे कि लाइट की अगर मैं बात करूँ, बल्ब की अगर मैं बात करूँ या ट्यूबलाइट की अगर मैं बात करूँ, तो पहले दुनिया अंधेरे में रहती थी। तो अंधेरे में रहने की वजह से क्या था, लोगों को दिखाई नहीं देता था। रात के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में या किसी भी चीज़ में। तो एक प्रॉब्लम थी हमारे सामने कि अंधेरा हो जाता और उस अंधेरे के समय में हमारे पास कुछ ऐसा डिवाइस होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम उजाला कर सकें और जिससे हम देख सकें। ठीक है ना, तो ये हुआ प्रिपरेशन। ठीक है, फिर आता है इंक्यूबेशन। This stage is initiated when the creative thinker turns away from the problem. During this stage, the idea that were interfering with the solution begin to fade. Second stage आती है incubation, यानी कि प्रॉब्लम है आपके पास, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो साइंटिस्ट है या जो भी इन्वेंटर है या जो भी क्रिएटिव थिंकर है, कई बार प्रॉब्लम में इतना खो जाता है कि वो सॉल्यूशंस में मतलब सॉल्यूशंस को ढूंढने में इतना खो जाता है कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक कोई पर्सन है जिसको ये लगता है कि हमें एक डिवाइस बनानी चाहिए जिससे कि उजाला हो जाए और जिससे हम रात में भी देख पाए। अब ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जब इंक्यूबेशन का पीरियड आता है तो इंक्यूबेशन में क्या है कि जो थिंकर है या जो भी साइंटिस्ट कह लो या इन्वेंटर कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो, वो क्या है, सॉल्यूशंस को ढूंढने में लग रहा है। अब वो सॉल्यूशंस को ढूंढने के चक्कर में वो इतना ज़्यादा सॉल्यूशंस में खो गया कि वो ये भूल गया कि मुझे मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मैं किस चीज़ पर काम कर रहा था, मैं किस चीज़ पर वर्क कर रहा था। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये थोड़ी देर के लिए ही होता है। देन आता है स्टेज 3 इनसाइट।
इंसाइट में क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रिएटिव थिंकर एक्सपीरियंस सडन अपीयरेंस ऑफ द सॉल्यूशन। अचानक से ही दिमाग में आइडिया क्लिक करता है। वो कहते हैं ना कि एकदम से दिमाग की बत्ती जलना। तो एकदम से मतलब सॉल्यूशंस ढूंढने के टाइम पे जब जो थिंकर है वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर ही रहा है, तो करते 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 अचानक एक आइडिया क्लिक होता है कि ये मैं करके देखता हूँ, ये मैं ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता ये चीज़ वर्क कर जाए। तो इंसाइट होता है एक तरीके से दिमाग की बत्ती जलना, कि एकदम से जो आइडिया है वो दिमाग में क्लिक होता है। फिर आता है वेरिफिकेशन, यानी कि जो दिमाग में आइडिया आया था, जो सॉल्यूशन आया था, उसको वेरीफाई करना। क्योंकि किसी भी चीज़ का या किसी भी प्रॉब्लम का या कोई भी जब नई चीज़ हम बना रहे हैं, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं और जब उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो ज़रूरी होता है उसको वेरीफाई करना, उसको इवैल्यूएट करना, ताकि हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल सके। तो आपको वेरीफाई करना है कि जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो वाकई में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो वाकई में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी पा रहा है या नहीं कर पाया। सपोज़ करो आपने बल्ब बना भी लिया, लेकिन वो बल्ब 1 घंटे से ज़्यादा नहीं जल पा रहा है, वो 1 घंटे बाद ही फूट जा रहा है, या 1 घंटे बाद ही उसकी जो बिजली है वो चली जा रही है, वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं हुआ। तो वो सॉल्यूशन तो निकला, लेकिन वो प्रॉब्लम प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं, और उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो। तो फिर क्या होगा, यहाँ से एक बार के लिए सपोज़ करो कि जो साइंटिस्ट है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो वापस से फर्स्ट स्टेज पे जाएगा, जो कि फर्स्ट स्टेज क्या थी, प्रिपरेशन। बट अगर वो सेटिस्फाई है अपने उस चीज़ से, जो भी डिवाइस उसने बनाया है उससे अगर वो सेटिस्फाई है, तो वो जाएगा 5th स्टेज में। ये चीज़ याद रखना कि वेरिफिकेशन जो 4th स्टेज है, 4th स्टेज से साइंटिस्ट या इन्वेंटर जो है वो वापस रिटर्न भी जा सकता है फर्स्ट स्टेज में, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है। और अगर वो सेटिस्फाई है अपने सॉल्यूशन से, अगर वो सेटिस्फाई है, तो वो आगे भी बढ़ सकता है, यानी कि 5th स्टेज में बढ़ेगा रिवीजन। रिवीजन में क्या होगा कि जो भी उसने आइटम बनाया है, जो भी उसने गैजेट बनाया है, डिवाइस बनाया है, उसको मॉडिफाई करने के लिए उसमें गुंजाइश छोड़े। कभी भी ये देखना कि कोई भी इन्वेंटर जब भी कोई नई चीज़ को क्रिएट करता है, जब भी कोई नई चीज़ बनाता है, तो वो हमेशा गुंजाइश रखता है कि इसमें आगे मॉडिफिकेशन किया जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल। आपने देखा होगा कि पहले फ़ोन जो आते थे वो लैंडलाइन कैसे आते थे, बड़े बड़े ब्लैक कलर के आते थे, मोटे मोटे। फिर उनका मॉडिफिकेशन हुआ, फिर उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदला, फिर धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन्स आ गए। अब मोबाइल फ़ोन्स भी जब आए थे, जिसने भी मोबाइल फ़ोन पहले बनाया था, तो उसका सिर्फ दिमाग में एक ही टारगेट था कि मुझे लोगों से कम्युनिकेट करवाना है, ताकि लोग चलते फिरते या कहीं भी रहते हुए उस चीज़ को अपने साथ कैरी कर सकें और लोगों से बात कर सकें। तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन बनाया, लेकिन मोबाइल फ़ोन में भी आगे गुंजाइश थी कि इसमें भी हम आगे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि आज के टाइम में मॉडिफाई होते 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 आज जो मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में है, उसमें कितनी सारी टेक्नोलॉजीज़ नई आ चुकी हैं। उस मोबाइल फ़ोन में कीपैड की जगह टच स्क्रीन आ गया है। मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत ही एडवांस हो गए हैं। मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम डाउनलोड कर सकते हैं, डिफरेंट गेम्स हम खेल सकते हैं, और इवन घर बैठे हम मोबाइल फ़ोन से ही बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मॉडिफाई हो गया, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा मॉडिफाई हो जाए, जिससे हम और भी ज़्यादा काम कर सकें। तो कोई भी गैजेट या कोई भी डिवाइस या कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है, तो वो ये सोच के बनाई जाती है कि उसमें हमेशा मॉडिफिकेशन की गुंजाइश हो। ठीक है, तो ये पांचों स्टेज थी। पहली स्टेज थी प्रिपरेशन, दूसरी स्टेज थी इंक्यूबेशन, तीसरी स्टेज थी इनसाइट, फिर वेरिफिकेशन एंड रिवीजन। प्रिपरेशन में हमने क्या किया था, प्रॉब्लम को पहले फाइंड आउट किया था, और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी नेसेसरी आइटम्स हमें चाहिए या जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, उसको हमने इकट्ठा किया था। इंक्यूबेशन होता है जिसमें कि जो थिंकर है या जो इन्वेंटर है, वो कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम से हटके वो सॉल्यूशंस में इतना खो जाता है, इतना बिजी हो जाता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी क्या वो वही भूल जाता है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड आता है वो थोड़ी देर के लिए आता है। फिर जो तीसरी स्टेज आती है इनसाइट, जिसमें कि एकदम से एक आइडिया क्लिक होता है कि हाँ, इस सॉल्यूशन के साथ हम वर्क कर सकते हैं। फिर वो उसकी तैयारी करता है, उसको बनाने की तैयारी करता है। फिर उसको वेरीफाई किया जाता है कि वाकई में ये जो रिज़ल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वापस से प्रिपरेशन किया जाता है, और अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो आगे मूव किया जाता है रिवीजन की तरफ, जिसमें कि मॉडिफिकेशन की गुंजाइश को छोड़ा जाता है। ठीक है, नाउ फ्री थिंकिंग।
पहला हमने देखा था कंट्रोल्ड थिंकिंग, जिसमें कि 3 चीज़ें थी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग। अब फ्री थिंकिंग क्या है? फ्री का मतलब फ्री, यानी कि आप जो थिंकिंग कर रहे हो वो किसी चीज़ में बंधी हुई नहीं है, वो बाउंड नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, वो मतलब कि किसी चीज़ पे फोकस्ड नहीं है। फ्री थिंकिंग में हम कुछ भी फ्रीली थिंक कर सकते हैं, जो कि यूजुअली हम करते हैं। हर वक्त हमारा दिमाग जो है फालतू की बातों में चलता रहता है, डे ड्रीमिंग हम करते रहते हैं, हम इमेजिनेशंस करते रहते हैं, हम ड्रीम करते हैं। इवन हम जब रात को सोते भी हैं तब भी हम सपने देखते हैं, तो सपनों के फॉर्म में भी क्या होती है, हमारी थिंकिंग चालू रहती है, तो वो होती है हमारी फ्री थिंकिंग। तो फ्री थिंकिंग में ये चीज़ें आती हैं, इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग। तो इमेजिनेशंस जो होती है एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी होती है जिसमें हम इमेजेस का यूज़ करते हैं, और वो इमेजेस कैसी भी हो सकती है, यानी कि बियॉन्ड इमेजिनेशंस भी हो सकती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे रखा है, कंसेप्ट्स ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने हॉलीवुड फिल्म्स देखी होंगी। अब आप लोग देखते होंगे जो साइंटिफिक बेस्ड मूवीज़ होती हैं, जो हॉलीवुड की साइंटिफिक बेस्ड मूवी होती हैं, या जो अलग अलग डिफरेंट एलियन से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं, या अलग अलग क्रिएचर से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं। अब आपने देखा होगा कि जो भी वहाँ के हॉलीवुड के डायरेक्टर्स होते हैं, या जो भी स्टोरी राइटर होते हैं, वो किस तरीके से अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करते हैं, और किस तरीके से इमेजिन करके वो डिफरेंट चीज़ों को पर्दे पर दिखाते हैं। यानी कि अगर आप उनकी फ़िल्मों को देखो, उनकी स्काई-फाई फिल्म्स देखो, उनकी ट्रांसफॉर्मर जैसी फिल्म्स देखो, या उनकी जानवरों पे बेस्ड, यानी कि जो हाइब्रिड्स होते हैं, या जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं, या जो एलियंस होते हैं, उन पे बेस्ड अगर आप फिल्म देखो, तो आप देख पाओगे कि उनकी इमेजिनेशंस कितनी अलग है, वो कितना ज़्यादा इमेजिन कर पाते हैं, और उस इमेजिनेशंस के बेसिस पर वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को पर्दे पर दिखाते हैं, उन चीज़ों को पर्दे पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इमेजिनेशन, तो बहुत सारे लोगों की इमेजिनेशन पावर जो है वो बहुत, और इमेजिनेशन के लिए आपको अपने दिमाग को खुला छोड़ना पड़ता है, यानी कि फ्री थिंकिंग करनी पड़ती है, कि आप कुछ भी सोच सकते हो, आप किसी चीज़ में बाउंड नहीं हो। नेक्स्ट जो आता है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग हम सब समझते हैं दिन में सपने देखना, और ये एक आइडल इमेजिनेशन माना जाता है, क्योंकि बेसिकली देखो डे ड्रीमिंग कोई भी कर सकता है, और हम सब करते भी हैं। हम सपनों में खुली आंखों से जब सपने देखते हैं तो ये सोचते हैं कि हम पहाड़ पे चढ़ जाएं, हम सुपरमैन बन जाए, हम ही मैन बन जाए, काश हम स्पाइडरमैन होते, हम ये कर सकते, वो कर सकते। तो डे ड्रीमिंग जो है वो एकदम फालतू का काम है, कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी अपने ड्रीम में बन सकते हैं, कहीं भी उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो, उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आखिर हम क्या कर रहे हैं, हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने सपनों में ही उन चीज़ों को कर रहे हैं, रियलिटी में नहीं कर रहे। देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं वो रियलिटी से कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ड्रीम कर रहे हैं, को सच बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ड्रीम कर रहे हैं। तो एक देखा जाए तो कई बार क्या होता है, ये बहुत हमारे टाइम को वेस्ट भी करता है एक तरीके से, और हमें रियल लाइफ से, रियल वर्ल्ड से अलग भी करता है। तो ठीक है, डे ड्रीमिंग करनी चाहिए तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और अगर आप डे ड्रीमिंग कर भी रहे हैं तो उनको सच करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट आता है ड्रीमिंग, जो कि ज़्यादातर हम जब सोते हैं उस टाइम पे करते हैं। और ये लोग, आप ये चीज़ आपको भी पता होगी कि जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे जब तक हम साउंड स्लीप में नहीं जाते हैं, उससे पहले हम एक स्लीप की स्टेज में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं REM, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। अक्सर जो हम सपने देखते हैं वो हम REM की स्टेज में देखते हैं। यानी कि आपने कभी देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो कभी सोते टाइम उसकी आँखों की पुतलियों को नोट करना कि वो अगर मूव कर रही है, इट मीन्स पर्सन जो है वो सपने देख रहा है, क्योंकि उस टाइम हम सबकॉन्शियस स्टेट में होते हैं। सबकॉन्शियस स्टेट यानी कि हम ना तो पूरी तरीके से डीपली सोए हुए होते हैं, साउंड स्लीप में होते हैं, ना ही हम पूरी तरीके से जगे हुए होते हैं। तो पूरी तरीके से जगने और पूरी तरीके से सोने के बीच की जो स्टेज होती है वो होती है आपकी REM की स्टेज, जिसमें यूजुअली हम सपने देखते हैं। सपने कभी भी डीप स्लीप या साउंड स्लीप में नहीं आते, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए हमारा जो माइंड है, हमारी जो माइंड की एक्टिविटी है वो थोड़ी टाइम के लिए पॉज हो जाती है। अदरवाइज़ जब तक हम REM में रहते हैं, जब तक हम सबकॉन्शियस अवेयरनेस में रहते हैं, तब तक जो है हम ड्रीम करते हैं। ठीक है, तो ये फ्री थिंकिंग के टाइप्स हैं।
इसके अलावा और भी अदर टाइप्स हैं थिंकिंग के, जैसे कि परसेप्चुअल थिंकिंग जिनको हम कंक्रीट थिंकिंग भी बोलते हैं, कंसेप्चुअल थिंकिंग जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जिसको हम लॉजिकल थिंकिंग भी बोलते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग जिसको हम जो कि मैंने पहले भी बताया था जब हम कंट्रोल थिंकिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें भी क्रिएटिव थिंकिंग था, और क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सोचते हैं। इसके बारे में एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले परसेप्चुअल थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग क्या होती है? परसेप्चुअल थिंकिंग सबसे सिंपल फॉर्म की थिंकिंग होती है जो कि ज़्यादातर जानवरों में और बच्चों में पाई जाती है, जो छोटे बच्चे में। क्योंकि किसी छोटे बच्चे को जो बिल्कुल अभी कुछ टाइम पहले ही दुनिया में आया, लाइक साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले ही दुनिया में आया है, तो जब तक आप उनको चीज़ों को दिखाओगे नहीं, उन चीज़ों को वो इमेजिन नहीं कर सके, क्योंकि उस टाइम पर उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी डेवलप नहीं है। तो जो चीज़ें आप उनको दिखा के या सुना के कर रहे हो, वो उन्हीं चीज़ों को थिंक कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको एक बच्चे को बोलना है सिखाना है एप्पल, अब वो एप्पल को इमेजिन तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि उसने एप्पल देखा ना हो। आप एप्पल को इमेजिन कर सकते हो, सेब को इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि सेब हम सब ने देखा है। हम इतने मैच्योर हैं, इतने डेवलप हो चुके हैं, हमारी थिंकिंग बहुत एडवांस हो चुकी है कि हमें पता है कि जो सेब है वो कैसा दिखता है। लेकिन अगर एक छोटे से बच्चे को आप बोलोगे कि ये सेब है, या उसको बोलोगे कि सेब कैसा होता है, तो वो नहीं बता पाएगा जब तक कि उसने देखा नहीं होगा। तो जो थिंकिंग है, बच्चों की जो थिंकिंग होती है, वो परसेप्शन के बेस पर होती है। परसेप्शन सबको पता है, जिसमें कि हमारे सेंस ऑर्गन जो है वो वर्क करते हैं। तो जब तक कोई छोटा बच्चा किसी चीज़ को ना देखेगा, ना सुनेगा, ना उसने कभी स्मेल किया होगा, ना उसने कभी टेस्ट किया होगा, ना टच किया होगा, तब तक उसकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है। फिर इसके बाद जब एक स्टेप थिंकिंग आगे बढ़ती है, तब वो आती है कंसेप्चुअल थिंकिंग पे, यानी कि बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स मैंने पहले भी बताया था, जनरल आइडिया। अब जनरल आइडिया की अगर हम बात करें, तो सपोज़ करो ताजमहल आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा या नहीं भी देखा होगा, बट हम सबको एक जनरल आइडिया है कि ताजमहल कैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके इमेजेस देखे हैं, हमने उसके पिक्चर्स देखे हैं, टीवी पे या बुक्स के अंदर या मैगजीन्स में हमने ताजमहल के फ़ोटोज़ ज़रूर देखे। तो उस बेस पे हमारा एक कंसेप्ट या हमारे को एक जनरल आइडिया है कि ताजमहल रियलिटी में कैसा दिखता है। भाई जिन्होंने ओरिजिनली देखा है, जिन्होंने रियलिटी में ताजमहल देखा है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, उन्होंने तो रियलिटी में देखा। लेकिन जिन लोगों ने रियलिटी में नहीं देखा है, तो वो इमेजिन कर सकते हैं, वो अपने जनरल आइडिया के बेसिस पर उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि ताजमहल ओरिजिनली कैसा दिखता होगा। तो जो कंसेप्चुअल थिंकिंग होती है, वो कंसेप्ट पे बेस्ड होती है, यानी कि जनरल आइडिया पे बेस्ड होती है। इसके लिए हमें परसेप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परसेप्शन से अलग हट के भी हम बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले हमारी जो थिंकिंग डेवलप होती है, वो परसेप्शन पे ही बेस्ड होती है। यानी कि हम भी थिंकिंग करना, डायरेक्ट कंसेप्चुअल थिंकिंग करना नहीं सीखे हैं, हम भी पहले परसेप्शन की स्टेज से गुजरे हैं, परसेप्चुअल थिंकिंग की स्टेज से गुजरे हैं, तभी हम धीरे धीरे आज कंसेप्चुअल स्टेज पर पहुँचे हैं। तीसरी रिफ्लेक्टिव, जिसको हम लॉजिकल थिंकिंग भी बोलते हैं, जो कि रीजंस पे बेस्ड होती है। जैसे कि हमने रीजनिंग में भी पढ़ा था। रीजनिंग में क्या था? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। और यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग की जब भी हम किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी लॉजिक को सोचने की कोशिश करते हैं, उसे हम लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग, इसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। जब भी कुछ नया क्रिएट करने से रिलेटेड हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, तो उसको हम क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो क्रिटिकल होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि ऐसी थिंकिंग जो कि हमारी सोच को एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है, जिसमें हम कंसेप्चुलाइजेशन कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, एंड इवैल्यूएशन। आज हम जिस स्टेज पर हैं या जिस भी एज पे हैं, उस एज तक आते आते हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि आपको मलेरिया वाले पेशेंट को केयर देनी है, तो आपको पता होगा कि आप एक मलेरिया वाले पेशेंट को कैसे केयर दे सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है। अब लेवल्स ऑफ थिंकिंग। तो लेवल्स ऑफ थिंकिंग यानी कि थिंकिंग के दौरान कौन कौन से लेवल्स हैं, या थिंकिंग में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आते हैं। तो नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, और भी चीज़ें हैं, तो एक एक करके बताऊँगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम थिंकिंग करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी थिंकिंग बिना नॉलेज प्रोसेस के नहीं होती है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है
किसी भी चीज़ को समझना। तो जब हम थिंकिंग करते हैं तो उस टाइम पे कॉम्प्रिहेंशन होना ज़रूरी है। देन एप्लीकेशन, उस चीज़ को अप्लाई करके देखना। तो जब आप थिंकिंग कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को, सपोज़ करो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप थिंकिंग कर रहे हो, तो उस टाइम के बाद आप क्या करोगे, उसको अप्लाई कर, जो भी सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया उसको अप्लाई करके भी देखोगे। एनालिसिस भी अपन करते हैं, सिंथेसिस भी करते हैं। एनालिसिस का मतलब उसको एनालाइज करना, उसको एक तरीके से वैल्यूट करना, और उसको सिंथेसिस करना यानी जो भी फैक्ट्स आपके पास हैं, जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन से रिलेटेड फैक्ट्स आपने इकट्ठा किए उनको इकट्ठा करना। ठीक है। एलिमेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, तो जब आपके दिमाग में थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस, ऑब्वियस बात है, जब हम सोच रहे हैं किसी चीज़ को तो हम उसको इमेजिन करते हैं, हमारे दिमाग में इमेजेस बनती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ एप्पल, तो आप दिमाग में क्या करोगे, उस एप्पल को इमेजिन करने लग जाओगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कार, तो उस कार को आप इमेजिन करने लगे। अगर मैं आपको बोलूँ बेसबॉल बैट, तो उस बेसबॉल बैट को आप इमेजिन करने लग जाओगे। आप हर एक उस चीज़ को उस चीज़ को इमेजिन करोगे, उस चीज़ की इमेज आपके दिमाग में बनेगी जिसको आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप पहले उन चीज़ों को देख चुके हो। लेकिन अगर आपने उन चीज़ों को पहले देखा नहीं है कभी आपने लाइफ में, तो आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ कैसे दिखती है, क्योंकि आपकी परसेप्चुअल थिंकिंग वहाँ पे हुई नहीं है, तो वहाँ पे इमेज आपकी नहीं बनेगी। आपकी इमेज तभी बनेगी जब आप उस चीज़ को पहले देख चुके हो, सुन चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा। ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट आता है वो कंसेप्ट, यानी कि जनरल आइडिया। वही सेम चीज़ है, जनरल आइडिया भी आपको तभी मिलेगा जब आप उन चीज़ों को पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उस चीज़ से रिलेटेड कंसेप्ट आएगा, उस चीज़ से रिलेटेड जनरल आइडिया डेवलप होगा। ठीक है। साइन एंड सिंबल्स, बहुत सारी चीज़ें जो है हम साइन एंड सिंबल्स के थ्रू सीखते हैं। जैसे कि आप रोड पे जाते हो तो रोड पे बहुत सारी रेड लाइट्स आती हैं, तो आपको पता है कि रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट का मतलब क्या है। हर बार वहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता कि रेड लाइट पे आपको रुकना है, या येलो लाइट पे आपको रेडी होना है, या ग्रीन लाइट पे आपको चलना है। आपको पता है क्योंकि वो सिंबल्स और सिंबल्स के बारे में आप पहले सीख चुके हो। इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में पता नहीं कितने सारे सिंबल्स का यूज़ करते हैं, कितने सारे सिंबल्स को जानते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो साइन एंड सिंबल्स जो होते हैं वो हमारे वो पूरे स्टेटमेंट्स के बजाय एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देन आता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो है वो थिंकिंग प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को बोल के नहीं सीखोगे या कोई किसी से सुनोगे नहीं लैंग्वेज के फॉर्म में, वो जो वर्ड है, वो जो फ्रेज़ है, वो आपके दिमाग में डेवलप होगा ही नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आपको बोल के समझा रही हूँ। सपोज़ करो इससे पहले हमने आपको नोट्स भेजे थे। अब नोट्स तो ये था कि ठीक है, नोट्स को आप पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत अपने कंसेप्ट्स के बेसिस पर या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे समझ भी लोगे। लेकिन अगर मैं आपको उस चीज़ को बोल के समझा रही हूँ, तो मेरी जो लैंग्वेज है, मेरे जो शब्द हैं, मेरे जो सेंटेंसेस हैं, वो आपके दिमाग में जा रहे हैं और आपका थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उस लैंग्वेज को, उस शब्दों को सुन रहे हो। ठीक है। तो आपकी जो लैंग्वेज है वो आपकी थिंकिंग को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। और जो पांचवा आता है वो है ब्रेन फंक्शंस। ऑब्वियस सी बात है, आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है तभी आपका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। ब्रेन आपका मेन इंस्ट्रूमेंट है आपके थिंकिंग प्रोसेस को जनरेट करने में। अगर आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, आपका ब्रेन फ्रीज है, ब्लॉक है, या ब्रेन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई इलनेस है, कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी अगर है, तो क्या होगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस नहीं होगा। क्योंकि अगर ब्रेन में डिफेक्ट है तो ब्रेन तो क्या है, एक तरीके से कंट्रोल सेंटर है, वो तो पूरे बॉडी को ही कंट्रोल कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है थिंकिंग को भी कंट्रोल ही करेगा। ठीक है। तो ये थे एलिमेंट्स। एरर्स, थिंकिंग में कुछ एरर्स भी होते हैं। यहाँ पे 5 एरर्स अब एरर्स वैसे होते हैं क्या है, यानी कि थिंकिंग कब हमारी बाधित होती है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं जिनके द्वारा हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो रुक जाता है या बाधित होता है, या कभी कभी हम गलत थिंकिंग करते हैं। कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कुछ बोला और आपने कुछ और समझा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो आपके ब्रेन ने उस चीज़ को प्रोसेस किया वो एक गलत वे में किया, तो वो एरर आ गया। ठीक है। यानी कि मैं कहना कुछ चाह रही
रही हूँ और आप कुछ और समझ रहे हो तो वो एरर आ गया, यानी कि आपके थिंकिंग, मेरे बोलने में एरर नहीं है, वो हो सकता है कि आपके थिंकिंग प्रोसेस में एरर। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे बोलने में भी एरर हो सकता हो, कि मैंने कुछ बोला और आपको कुछ और सुनाई दिया, तो वो भी एरर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एरर वो 5 तरीके के बता रखे हैं। पहला है पार्शलिज्म, देन एडवर्स थिंकिंग, देन टाइम स्केल एरर, इनिशियल जजमेंट, एरोगेंस एंड कंसीट। इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पार्शलिज्म। पार्शलिज्म यानी कि इसमें जब हम कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको एक ही पर्सपेक्टिव से, जैसे कई बार होता है ना कि लोग कहते हैं कि नहीं, इस प्रॉब्लम का तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, हमेशा ये कहा जाता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि हर प्रॉब्लम के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर एक तरफ से हम सोचेंगे, कई बार होता है कि लोगों का दिमाग एक ही जगह जाता है। आपने कुछ बोला और उसका दिमाग एक ही जगह गया कि ये तो मुझसे ये कहना चाह रहा है। आपने किसी को बोला यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो उसने सोचा कि ये तो है ना मेरे को भाव नहीं देता या मेरे को इग्नोर कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से सोचा। ये भी तो आप सोच सकते हो ना कि हो सकता है वाकई में उसके पास टाइम ना हो और वाकई में वो बिजी हो, है ना। ये दूसरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। अपने पर्सपेक्टिव से जब आप सोचते हो किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पे आपका थिंकिंग एरर होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला तो किसी और वे में कोई कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको किसी और वे में समझ रहे हो, ठीक है। ये होता है पार्शलिज्म। दूसरा होता है एडवर्स थिंकिंग। एडवर्स थिंकिंग यानी कि आप किसी और को कह रहे हो कि नहीं तुम्हारी सोच गलत है और मैं सही हूँ, तो ऐसा भी नहीं होता। यहाँ पे भी हमारा थिंकिंग एरर होता है। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी सोच सही हो, हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला गलत हो, ठीक है। तो एरर यहाँ पे क्या होता है, हमारी थिंकिंग क्या हो गई है, एडवर्स हो गई है, हमारी थिंकिंग उल्टी हो गई। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हम सिर्फ अपने नज़रिए को देख रहे हैं, हम दूसरों के नज़रिए को या दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे। हम ये सामने वाले को कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारी सोच गलत है, तुम गलत सोच रहे हो, मेरी सोच सही है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम स्केल एरर की। टाइम स्केल एरर लगभग पार्शलिज्म की तरह ही है, जिसमें कि हम एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही प्रॉब्लम को देखते हैं। लिमिटेड टाइम फ्रेम में यानी कि हम ये सोचते हैं कि नहीं इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन है और दूर दूर तक मुझे इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। क्या पता उसका सॉल्यूशन दूर हो, है हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को सिर्फ इतना ही देखते हैं, हो सकता है कि वो इतने डिस्टेंस पे हो। तो ये भी एक एरर है कि हम सिर्फ जो पास में चीज़ें होती हैं सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करते हैं, लेकिन जो दूर होती है चीज़ें, जो फैक्ट्स शायद हमारी आंखों से दूर होते हैं या हमारी सोच से दूर होते हैं, उनको हम कंसिडर करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा थिंकिंग एरर आता है कि हम सिर्फ पास की चीज़ों को ही रिलेट कर पा रहे हैं। जो भी चीज़ें आसपास हमें दिखाई दे रही है सिर्फ उन्हीं को हम रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें दूर हैं, जो चीज़ें हमारी नज़रों से दूर हैं या जो चीज़ें हमें सुनने में नहीं है, उनको हमने कंसिडर ही नहीं किया। तो यहाँ पे भी हमारी सोच जो है वो एक जगह आके रुक जाती है, टाइम स्केल एरर में आके फंस जाती है कि हम सिर्फ पास की चीज़ों को ही कंसिडर कर रहे हैं और दूर की चीज़ों को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इनिशियल जजमेंट। इनिशियल जजमेंट जब हम बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाते हैं, जब कोई भी थिंकर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, जिसमें कि एक तरीके से हम बाइस्ड हो जाते हैं। बाइस्ड यानी कि भेदभाव करने लगते हैं, यानी कि हमने जो कह दिया बस वही सही है, बाकियों का जो कहा वो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे कि वैसा ही है। बिल्कुल एडवर्स थिंकिंग की तरह ही ये भी वर्क करता है कि जिसमें हम सोचें कि नहीं मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो मैं ही सही हूँ, बाकियों ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा लेकिन उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया या उन्होंने सही नहीं ढूंढा, तो हमने अपने बेसिस पर जजमेंट कर दिया कि नहीं मेरे पास सॉल्यूशन है, दूसरे के पास सॉल्यूशन उस चीज़ का है ही नहीं। नेक्स्ट आता है एरोगेंस एंड कंसीट। एरोगेंस यानी कि हम जब अपनी सोच पे बहुत ज़्यादा घमंड करने लगते हैं। ये एक कहावत पे डिपेंड करता है, इसमें लिखा भी है, आप देख सकते हो, विलेज वीनस इफेक्ट। अब विलेज वीनस इफेक्ट एक कहानी पे बेस्ड है। कहानी क्या है कि एक गांव वाले एक गांव था जहाँ पे उन गांव वालों को ये लगता था कि दुनिया की जो सबसे खूबसूरत लड़की है वो सिर्फ हमारे ही गांव में है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि दुनिया में जो भी खूबसूरत लड़की होगी वो सिर्फ उन्हीं के गांव में होगी।
दुनिया भर में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोग भी होते हैं, लेकिन लोगों को ये गलत फहमी थी। तो ऐसा हमारे साथ भी अक्सर होता है कि अगर इस चीज़ का सॉल्यूशन है तो वो मेरे पास ही है, या अगर इस चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ तो मैं ही सबसे ज़्यादा जानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानता। तो ऐसा नहीं होता है। कई बार हमसे भी ज़्यादा ज्ञानवान लोग या जिनको हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है वो लोग होते हैं। कई बार होता है ना कि हमें आधा अधूरा ज्ञान होता है और हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमें तो बहुत सारी नॉलेज है और हमारे अलावा कोई किसी और को कुछ आता ही नहीं है, किसी और को कुछ पता ही नहीं है, तो वो चीज़ होती है। तो ये होता है एरोगेंस, यानी कि आपको अपनी सोच पे, अपनी थिंकिंग पे क्या है, बहुत ज़्यादा घमंड है। तो ये थे इसके एरर्स। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, यानी कि जो थिंकिंग है वो किस तरीके से डेवलप होती है। तो ये जो थिंकिंग की स्टेजेस बताई गई हैं ये एक प्रोसेस के थ्रू बताई गई है, एक थ्योरी के फॉर्म में है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि जो स्टेजेस बताई थी वो जीन पीजे ने बताई थी। एक स्विस फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बच्चों को एग्जामिन करने में और बड़ों को एग्जामिन करने में कि उनकी थिंकिंग कैसे वर्क करती है, कैसे एक बच्चे की थिंकिंग वर्क करती है और वो जब बड़ा होता है तो कैसे उसकी थिंकिंग जो है वो चेंज होती है वक्त के साथ साथ, उस पर बेस्ड है। तो जीन पीजे एक साइकोलॉजिस्ट भी थे और एक फिलोसोफर भी थे जिन्होंने थिंकिंग के ऊपर ही अपनी जो स्टडी है वो यहाँ पे रखी है। अब यहाँ पे जो पीजे है उनके हिसाब से जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, किसी भी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव हम मैं सबको बता चुकी, यानी कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो 4 स्टेजेस के थ्रू पास होता है। अब वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी है, वो है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन एंड स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस। तो पहली जो स्टेज है उसके बारे में हम देखते हैं सेंसरी मोटर, जो कि हमारी होती है बर्थ से लेके 2 साल तक की। यानी कि इस टाइम पे जो बच्चा है वो 2 साल तक के 2 साल तक की एज के जो बच्चे होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो सेंसरी मोटर होती है, यानी सेंसेस के बेस पर और मोटर एक्शन के बेसिस पर। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो हमारी परसेप्चुअल थिंकिंग, भाई आप एकदम से बड़े तो पैदा नहीं हो, आप पहले बच्चे थे, तो जिस टाइम पे आप बच्चे थे तो उस टाइम पे आपकी जब थिंकिंग डेवलप हो रही थी, थिंकिंग प्रोसेस जब स्टार्ट हो रहा था तो वो परसेप्शन से स्टार्ट हो, यानी कि आपके सेंस ऑर्गन से स्टार्ट हो रहा था। हम चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और उनको थिंक करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो सेंसरी मोटर हो रहा है। यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में या उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में, या फिर चलना, उठना, बैठना, बोलना सीख रहा है। तो वो सब क्या हो रहा है, वो सेंसरी मोटर हो रहा है। हम एक छोटे से बच्चे को बोलना सिखा रहे हैं तो हम उन चीज़ों को बोलते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं हमें पता है कि हम उसको चीज़ों को, बच्चे को कैसे सिखाते हैं। हम उसको कैसे मूव करना सिखा रहे हैं, कैसे खड़े होना सिखा रहे हैं, कैसे चलना सिखा रहे हैं। तो आपने देखा होगा ना कि छोटे से बच्चे को हम पकड़ पकड़ के उठना सिखाते हैं या पकड़ के बैठना सिखाते हैं या चलना सिखाते हैं। तो इस तरीके से हम इनको बच्चे को करते हैं। तो ये सब जो डेवलपमेंट उस टाइम पे होता है वो सेंसरी मोटर होता है। और जब सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होगा किसी बच्चे का तो थिंकिंग भी जो है वो उसी प्रोसेस में होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 साल तक का होता है। अब क्योंकि 2 से 7 साल तक का बच्चा 3 से हम मान सकते हैं कि 3 से 7 साल, 3 की जब एज हो जाती है तो बच्चा जो है वो स्कूल जाने लगता है। तो जो भी उसके सेंसरी मोटर ऑपरेशंस हैं वो रिप्लेस होते हैं किसके द्वारा, वर्ड और लैंग्वेज के द्वारा। यानी कि इतनी एज तक आते हैं, 2 साल तक आते आते बच्चा क्या है, काफ़ी कुछ शब्दों को बोलना सीख जाता है, पढ़ना सीखने लगता है, शब्दों को समझने लगता है। तो अपन कह सकते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन वैसा वाला ऑपरेशन नहीं, सर्जिकल ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन यानी कि उसकी जो ब्रेन पावर है, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, वो अब फंक्शनिंग में आ रहा है धीरे धीरे। यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं आया है लेकिन फंक्शनिंग में आना स्टार्ट हो गया, इसलिए इसको बोला है प्री ऑपरेशनल। यानी कि कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज आने से पहले की जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूरिंग दिस स्टेज सेंसरी मोटर ऑपरेशंस आर रिप्लेस बाय वर्ड्स एंड लैंग्वेज। जैसे कि मैंने बताया कि सेंसरी मोटर यानी कि अब तक जो वो सुन रहा था, एक्शन कर रहा था या सेंस कर रहा था सेंस ऑर्गन के द्वारा, अब उनको शब्दों में बयान करने लगता है, अब उसको लैंग्वेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करने लगता है। अब
एक 2 से कम साल का बच्चा है तो वो अगर पानी भी मांगेगा तो वो हूँ करेगा, क्योंकि अभी उसे बोलना नहीं आता है, अभी उसे सिर्फ इशारों में बताना आता है, वो सिर्फ इशारों में बता सकता है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा साल का बच्चा होगा तो वो बोल के बता सकता है कि मुझे पानी चाहिए या मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लग रही है, ठीक है। इसी तरीके से अप्लाइंग हिज न्यू नॉलेज, वो अपनी नई नॉलेज को यूज़ करने लगता है, थोड़ा उसका थिंकिंग प्रोसेस इस स्टेज तक आते आते बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो बच्चा है वो फैंटेसी यानी कि इमेजिनेशंस, उसकी पावर यहाँ पे शुरू हो जाती है, इमेजिन करने लगता है, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने लगता है। नेक्स्ट इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 से 11 साल तक की होती है, और यहाँ पे एक स्टेज और आगे बढ़ चुकी होती है थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो रही है। यानी कि पर्सन जो है, जो भी बच्चा है, वो अब काफ़ी हद तक चीज़ों को समझने लगा है, काफ़ी कंसेप्ट्स को समझने लगा है, कंसेप्ट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने लगा है, चीज़ों को क्लासीफाई करने लगा है, मास को, नंबर्स को, लेंथ को, या जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उनको समझने लगा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और लास्ट जो आती है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि इसमें क्या है, इसमें कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो डेवलप हो चुकी है, यानी कि कंसेप्ट्स, जो जनरल आइडियाज़ हैं वो अपने पीक लेवल पे होते हैं। मैंने बताया था ना कंसेप्चुअल थिंकिंग, जब हम अदर टाइप्स ऑफ थिंकिंग पढ़ रहे थे तो उसमें कंसेप्चुअल थिंकिंग भी थी। तो कंसेप्चुअल थिंकिंग हमारी 11 से 15 साल तक आते आते कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है, जिसमें हम पूरी तरीके से कंसेप्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, नेचर ऑफ लॉ को फॉलो कर सकते हैं, साइंटिफिक सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, किसी भी चीज़ को रीज़न आउट कर सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।